मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स में वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। आज है बच्चों इसका लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं, अपनी कॉपी और पेन निकालें और मेरे साथ इसके नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो बच्चों पिछले लेक्चर में आपको जो केमिकल बॉन्ड मैंने बताया था, ये केमिकल बॉन्ड 3 टाइप का होता है बच्चों। पहला इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, दूसरा है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मीन्स विद्युत संयोजी बंध। कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स सह संयोजी बंध। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स उपसह संयोजी बंध। ये सब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग में क्लियर हुआ था कि केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है। जो बच्चे नए फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर देख रहे हैं, वो हमारा लेक्चर नंबर 1 जो कि इसी चैनल पर अपलोड है, उसको पहले अच्छे ढंग से देख लें ताकि उनका स्टार्टिंग का नॉलेज कंप्लीट हो जाए। अब विद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उनको हम विद्युत संयोजी बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि मोस्टली इसमें अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है, परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। तो बच्चों विद्युत संयोजी बंध क्या है? विद्युत संयोजी बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बना बंध है। अब देखते हैं कि जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो बनता क्या है बच्चों। जब भी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो परमाणु आवेशित हो जाते हैं। इट मीन्स परमाणु आयनों में बदल जाते हैं। जैसे सपोज करो एक परमाणु A है और दूसरा परमाणु B है। परमाणु A से एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मैं कर रहा हूं परमाणु B पर, तो एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण A से B में हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और B परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो A परमाणु पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा और B परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से एक माइनस चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि परमाणुओं के मध्य जब भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो परमाणु आवेशित हो जाते हैं। जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाता है वो धनावेशित हो जाता है और जिस परमाणु पर जाता है या जो परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋणावेशित हो जाता है।
तो यहाँ पर जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो परमाणु आयनों में बदल जाते हैं। और किस तरह के आयन? जो धनावेशित है वो धन आयन, जो ऋणावेशित है वो ऋण आयन। यानी कहने का मतलब है कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से परमाणु विपरीत आवेशित आयनों में बदल जाते हैं। और इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य में जो बल लगता है उसको हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि विपरीत आवेशित आयनों के मध्य में जो बल लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और विपरीत आवेशित आयन इन्हीं बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और विपरीत आवेशित आयनों को जो बल बांधे रखता है उसी बल को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। विद्युत संयोजी बंध का दूसरा नाम है आयनिक बंध। आयनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बंध। आयनिक बंध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विपरीत आवेशित आयनों के मध्य में बनता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि विद्युत संयोजी बंध आखिर किन परमाणुओं के बीच में बनता है। ऐसा नहीं कि सभी परमाणुओं के बीच में ये बंध बन जाता हो। तो इस बंध के बनने की कुछ कंडीशंस भी हैं, उन कंडीशंस को समझते हैं। बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं बताता हूं आपको वैद्युत संयोजी बंध बनने की कंडीशंस क्या हैं। कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वैद्युत संयोजी बंध बनने की कंडीशंस, इट मीन्स शर्तें। इसकी शर्तें क्या हैं? इसकी शर्तें क्या है? कौन सी कंडीशंस लागू होने पर या कौन सी कंडीशंस होने पर यह बॉन्ड बनेगा? तो इसकी पहली शर्त यही है कि वैद्युत संयोजी बंध केवल उन्हीं तत्वों के परमाणुओं के मध्य बनता है जिनमें से एक तत्व प्रबल धन विद्युतीय हो और दूसरा तत्व प्रबल ऋण विद्युतीय हो। प्रबल धन विद्युतीय का मतलब वो धातु का परमाणु हो और प्रबल ऋण विद्युतीय का मतलब वो अधातु का परमाणु हो। यानी कि यह बंध केवल उन्हीं तत्वों के परमाणुओं के मध्य बनता है जिनमें एक तत्व प्रबल धन विद्युतीय, प्रबल धन विद्युतीय को कहते हैं बच्चों धातु। प्रबल धन विद्युतीय को कहते हैं धातु। व दूसरा प्रबल ऋण विद्युतीय, ऋण विद्युतीय का मतलब अधातु हो। तो ये कंडीशन है कि ये बंध केवल उन्हीं तत्वों के परमाणुओं के बीच में बनेगा जिनमें से एक तत्व प्रबल धन विद्युतीय हो और दूसरा तत्व प्रबल ऋण विद्युतीय हो। कहने का मतलब एक तत्व धातु हो और दूसरा तत्व अधातु। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? यह बंध केवल उन्हीं तत्वों के
परमाणुओं के मध्य बनता है, जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज, विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर 1.7 या इससे अधिक हो, या इससे अधिक हो, या इससे अधिक हो। कहने का मतलब है कि विद्युत संयोजी बंध यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड केवल उन्हीं तत्वों के परमाणुओं के बीच में बनेगा जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज में जो डिफरेंस है वो या तो 1.7 हो या इससे ज़्यादा हो। तो बच्चों ये दो कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशंस फॉलो होने पर ही तत्वों के बीच में यानी कि तत्वों के परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इन कंडीशंस को नोट कर लीजिए। तो इसको अब विद्युत संयोजी बंध कैसे बनता है इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल्स इसके ले लेंगे। एग्जाम्पल्स लेंगे। देखिए सबसे सिंपल और जो मोस्टली एग्जाम्पल बताया जाता है कि सोडियम क्लोराइड का बनना। किसका बनना? NaCl का बनना। NaCl सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है इसको सबसे पहले समझते हैं। तो बच्चों इसको NaCl को जब देखते हैं तो पता चलता है कि NaCl में दो परमाणु हैं, एक सोडियम का परमाणु है, दूसरा क्लोरीन का परमाणु है। और जो बच्चों सोडियम का एटम है यहाँ पर उसका परमाणु क्रमांक होता है 11। जानते हैं क्लोरीन का जो एटम है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। अब बच्चों जरा संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि सोडियम परमाणु का जो बाहरी कोश है, सोडियम परमाणु का जो बाहरी कोश है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन परमाणु का जो बाहरी कोश है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। और संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कहता है कि जिन तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं यानी कि जिनके पास अष्टक नहीं होता है वो अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी भी करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की एक विशेष प्रकार की साझेदारी भी करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है। यहाँ बच्चों बात हो रही है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की। इसमें दोनों परमाणु या जो भी परमाणु भाग ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा अपना अष्टक पूरा करेंगे। तो बच्चों सोडियम के बाह्य कोश में 1 है और क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 है। इट मींस क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और सोडियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो जैसा कि आपको पता है 3 से अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिलने वाली जो सोच है वो आपको खत्म करनी पड़ेगी। इट मीन्स आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 7 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट इसको नहीं मिल सकते, उसके स्थान पर ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो सोडियम का बाहरी कोश तीसरा ना होके दूसरा हो जाएगा और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इट मीन्स इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और सोडियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा क्लोरीन को देगा तो क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 और मिलेगा और 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाएंगे। देखिए बच्चों सोडियम, यहाँ आपके पास सोडियम है और आपके पास क्लोरीन है। सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन को हम छोटे क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों को एक स्मॉल डॉट या स्मॉल क्रॉस या स्मॉल सर्कल से डिनोट किया जाता है। हम इसके लिए स्मॉल डॉट भी बना सकते हैं, इसके लिए स्मॉल क्रॉस भी बना सकते हैं और स्मॉल सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है, ये 3 सिंबल इलेक्ट्रॉनों के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 2 4 2 6 6 1 7।
यानी कि यहाँ पर सोडियम की जो कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है 2 8 1, क्लोरीन की जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है 2 8 7। अब इसमें होगा क्या कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ये किसको दे देगा, क्लोरीन को। जब ये सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो बनेगा क्या आगे, यहाँ हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना क्लोरीन को दे रहा है। इसका मतलब है कि ये सोडियम और क्लोरीन विपरीत आवेशित आयनों में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, विपरीत आवेशित आयनों में। कैसे, सोडियम, ये जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर एक प्लस आ जाएगा। अब क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन का हाल कैसा होता है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, यानी कि क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में हो जा रहे हैं, यानी कि क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था देखें तो Na+ की हो गई 2,8 और क्लोरीन की क्या हो गई 2 8 8। ये दोनों विपरीत आवेशित आयन परस्पर स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंध जाएंगे और बंध करके अब क्या बनाएंगे, NaCl। तो बच्चों इस तरह से सोडियम क्लोराइड यौगिक बनता है। समझ में आया आपको। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का बनना। कैल्शियम ऑक्साइड का बनना, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है इससे ये पता चल रहा है कि इसमें कैल्शियम का परमाणु है और एक परमाणु ऑक्सीजन का है। कैल्शियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक बच्चों बताएं कितना होता है, 20 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। यानी कि कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करते हैं तो आता है 2 8 8 और 2, यानी कि कैल्शियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को देखो 2,6, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों कैल्शियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, यानी कि इसको 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं। जबकि आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता कोई भी परमाणु, अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है। तो इट मीन्स कैल्शियम अपने बाह्यकोश के दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। और यहाँ का ऑक्सीजन कंडीशन देखो, ऑक्सीजन के बाह्यकोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 6 2 8, जिससे इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो सीधी सी बात है यहाँ कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। किस तरह से देगा देखते हैं। कैल्शियम किससे मिल रहा है, ऑक्सीजन से। कैल्शियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 2 2 4 2 6, यानी कि यहाँ अभी इसकी कंडीशन है 2 8 2 की, 2 8 2 की। ऑक्सीजन की क्या है 2 6 की। अब जब कैल्शियम के पास ऑक्सीजन एटम आता है तो कैल्शियम अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूं और यूं ऑक्सीजन को दे देता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में। कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है ऑक्सीजन एटम को। तो देखिए ये दोनों विपरीत आवेशित आयनों में बदल जाएंगे। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा 2+ चार्ज। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन किस अवस्था में पहुंचता है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 2 4 4 2 6, 2 इसको और मिल गए, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए हैं। तो अब इस पर आ जाएगा 2- चार्ज। कहने का मतलब है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की स्थिति है वो ये हो गई 2 8 8 और ऑक्सीजन की क्या हो गई 2, 8। देख रहे हो आप दोनों के बाह्यकोश में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दोनों विपरीत आवेशित आयन परस्पर स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा जुड़ जाएंगे और यौगिक बनाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने देखा बच्चों किस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब बच्चों अगला इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो विद्युत संयोजी बंध है इससे जो संयोजकता आती है उसको हम कहते हैं विद्युत संयोजकता, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी को समझते हैं
किसको समझते हैं? इलेक्ट्रोबैलेंसिंग। इसको बच्चों नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इलेक्ट्रोबैलेंसिंग, विद्युत संयोजकता। किसको पढ़ेंगे? विद्युत संयोजकता। बच्चों विद्युत संयोजी बंध बनने में, जब विद्युत संयोजी बंध बनता है उसमें किसी तत्व के एक परमाणु के द्वारा त्याग किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व या परमाणु की विद्युत संयोजकता कहते हैं। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। डेफिनेशन, विद्युत संयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध बनने में तत्व के एक परमाणु द्वारा त्याग किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत संयोजकता कहते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हुई, विद्युत संयोजी बंध या विद्युत संयोजी बंध बनने में किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा त्याग किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी विद्युत संयोजकता कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ एग्जाम्पल जो NaCl का मैंने दिया था, तो आपने देखा कि विद्युत Na और Cl के बीच में विद्युत संयोजी बंध बनने में सोडियम परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए सोडियम परमाणु की विद्युत संयोजकता 1 है। क्लोरीन परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए क्लोरीन परमाणु की विद्युत संयोजकता भी 1 है। इसी तरह से बच्चों जो कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया मैंने, इसमें विद्युत संयोजी बंध बनने के लिए कैल्शियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो कैल्शियम परमाणु की विद्युत संयोजकता यहाँ 2 है और ऑक्सीजन परमाणु की भी विद्युत संयोजकता 2 है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। अब बच्चों पढ़ेंगे विद्युत संयोजी यौगिक। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। विद्युत संयोजी यौगिक को आप क्या कहो? विद्युत संयोजी यौगिक भी कह सकते हो इनको, और इनको आप आयनिक यौगिक भी कह सकते हो, क्योंकि ये आयनों से मिलकर बनते हैं। वे यौगिक जो विद्युत संयोजी बंधों के द्वारा बनते हैं या आयनों के द्वारा बनते हैं। आयनों के द्वारा बनते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक या
आयनिक यौगिक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे यौगिक जो विद्युत संयोजी बंधों के द्वारा बने या आयनों के द्वारा बने तो उनको हम विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अभी आपको मैंने NaCl बताया, Na2S सोडियम सल्फाइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब विद्युत संयोजी यौगिक हैं बच्चों। ये सारे के सारे यौगिक कैसे हैं? विद्युत संयोजी यौगिक हैं, एक्सेट्रा। बच्चों इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। ठीक है बच्चों, इसको साफ करते हैं। आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स, विद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण। बच्चों पहली बात तो यही है कि जो विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं उनके क्रिस्टल जालक विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं, जिस वजह से विद्युत संयोजी यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। क्यों? विद्युत संयोजी यौगिकों के क्रिस्टल विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? आयनिक यौगिक कहते हैं। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि विद्युत संयोजी यौगिकों को आयनिक यौगिक क्यों कहते हैं, तो ये इसका सटीक रीजन है कि विद्युत संयोजी यौगिकों के क्रिस्टल जो हैं ये विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं, इसी कारण से इनको आयनिक यौगिक कहते हैं। दूसरा इसका लक्षण है विद्युत संयोजी यौगिकों के आयनिक जो इनका जालक होता है, आयनिक जालक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्युत संयोजी यौगिकों के आयनिक जालक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इससे होता क्या है? इसलिए इनके गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। इनके गलनांक व क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट वो ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलना स्टार्ट होता है, जिससे इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि
वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि इनके आयनिक जालक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी कारण से इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा इनका लक्षण है ये यौगिक जल व अनप्रबल ध्रुवीय विलायकों में कैसे होते हैं? विलेय होते हैं। अनप्रबल ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, जबकि अध्रुवीय मीन्स जिस विलायक में पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज ना हो, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं, मतलब ये जल में घुल जाते हैं और जल जैसे अन्य विलायकों में घुल जाते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलते हैं। चौथा इनका लक्षण है गलित अवस्था में, गलित अवस्था व जली विलयन में, जली विलयन मतलब जब इनको जल में घोला जाता है, जली विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं, मतलब इनमें करंट फ्लो कराया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इनको जल में घोलते हैं तो ये आयनों में टूट जाते हैं, और जब इनमें करंट प्रवाहित किया जाता है तो वो करंट आयनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है। इट मीन्स ये गलित अवस्था या जली विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। पांचवा और लास्ट पॉइंट, ये इन यौगिकों मीन्स वैद्युत संयोजी यौगिकों की निश्चित, या ऐसे कह लो इन यौगिकों की कोई निश्चित ज्योमेट्रिकल ज्यामिति संरचना नहीं होती है। इनकी कोई भी निश्चित ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होती है। कारण क्योंकि विद्युत संयोजी बंध आदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल, आदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल, जिसकी कोई दिशा ना हो, आदिशात्मक होता है। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट इसके बनाए हैं, इन सारे पॉइंटों से क्वेश्चन आते हैं। जैसे लास्ट पॉइंट से क्वेश्चन आता है कि वैद्युत संयोजी यौगिकों की कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना क्यों नहीं होती है? तो इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि वैद्युत संयोजी बंध एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, आदिशात्मक बंध है। विद्युत संयोजी यौगिक जल में क्यों विलेय हैं या किन विलायकों में विलेय हैं? तो विद्युत संयोजी यौगिक जल और अन्य प्रबल ध्रुवीय विलायकों में विलेय हैं। क्यों? क्योंकि वैद्युत संयोजी यौगिक आयनों से मिलकर बनते हैं, और आयनों से मिलकर बने होने के कारण से ये अध्रुवीय विलायकों में विलेय नहीं होते हैं, क्योंकि अध्रुवीय विलायकों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं होता है। वैद्युत संयोजी यौगिकों के आयनिक जालक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो इसका आंसर ये टॉप पे लिखा हुआ है। वैद्युत संयोजी यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वैद्युत संयोजी यौगिकों को आयनिक यौगिक क्यों कहते हैं? तो आंसर है क्योंकि वैद्युत संयोजी यौगिकों के क्रिस्टल विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं। तो बच्चों यही इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ये लेक्चर की मेरी एक सीरीज़ है। जिन बच्चों को इससे लाभ हो रहा हो या जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि ये उनके काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।